तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल GK GS विद प्रियंका मैम पे। तो आज हम मौर्य साम्राज्य पढ़ने वाले हैं। कल हमने मगध साम्राज्य शुरू किया था जिसमें हम तीन वंश कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन आज हम मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे जिसका पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे, क्योंकि पूरा तो आज इस क्लास में भी नहीं होगा, तो पार्ट सेकंड हम कल पढ़ लेंगे। लेकिन आज हम मौर्य साम्राज्य के बारे में कौन कौन से राजा हुए हैं, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, और इनके बारे में पढ़ेंगे। और उनके पतन के कारण क्या है, अशोक ने कौन से अभिलेख लिखवाए, उनके बारे में आज हम पढ़ लेंगे। ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य का मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को पराजित करके 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य का कार्यकाल है ना 322 ईसा से 298 ईसा पूर्व तक है। चंद्रगुप्त मौर्य को वैदिक साहित्य में शूद्र बताते हैं। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य को है ना वैदिक साहित्य में शूद्र बताते हैं, मुद्रा राक्षस में वर्षण बताते हैं, जैन व बौद्ध साहित्य में क्षत्रिय बताते हैं। यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त मौर्य को दिए गए नाम जस्टिस स्ट्रेबो व जस्टिन ने सेंड्रोकोटस, प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस, प्लीमार्क ने सेंड्रोकोटस कहा। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सिकंदर का उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकटर को पराजित किया। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का ईरान, बंगाल व कश्मीर, वर्तमान उत्तरी कर्नाटक तक है। अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है। ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है। तो अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की। आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म भद्रबाहु से दीक्षित हुए, जिसके कारण उन्होंने जैन धर्म को अपना लिया था। ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, उन्होंने जैन धर्म को अपना लिया था। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार को सौंप कर स्वयं श्रवण बेलगोला कर्नाटक के जंगलों में चले गए थे और सुलेखना विधि से अपने प्राण त्याग दिए। हमने बौद्ध धर्म में पढ़ा ना, चंद्रगुप्त मौर्य ने सुलेखना विधि से अपने प्राणों को त्यागा था। ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं बिंदुसार। उसके बाद में उत्तराधिकारी कौन बना था? चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में बिंदुसार बना था, जो इस प्रकार। बिंदुसार के बारे में हम पढ़ना शुरू करते हैं। बिंदुसार का कार्यकाल है ना 298 BC से 233 BC तक है। चंद्रगुप्त बिंदुसार व चंद्रगुप्त मौर्य उसकी पत्नी दुर्वधा का पुत्र था। ठीक है। बिंदुसार की माता कौन थी? दुर्वधा, और पिता कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। यूनानी लेखक ने इसे अमित्रोचेटस कहा, जैन ग्रंथ में सिंहसेन कहा। बिंदुसार के काल में अशोक अवंती के गवर्नर था। बिंदुसार आजीवन संप्रदाय को संबंधित था। मौर्य साम्राज्य में आजीवन संप्रदाय का से कौन संबंधित था? बिंदुसार संबंधित था। आया क्वेश्चन है। ठीक है। याद रखना इसको। सम्राट अशोक। अब हम पढ़ते हैं मौर्य साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली शासक अशोक के बारे में। पिता बिंदुसार था, माता सुभद्रांगी था। सिंगली अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने 99 भाइयों का वध किया था। पुराणों में इन्हें अशोक वर्धन कहा जाता है। जो अशोक को है ना पुराणों में है ना अशोक वर्धन कहा जाता है। अभिलेखों में अशोक की उपाधि देवनाम प्रियदर्शी व देवनाम प्रियदर्शिता है। अशोक शुरुआती दिनों में ब्राह्मण धर्म से संबंधित था। इन्होंने श्रीनगर राज्य बसाया था। मतलब श्रीनगर राज्य किसने बसाया था? अशोक ने बसाया था। अभिषेक में 8 वर्ष तक कलिंग पर आक्रमण किया। मतलब अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष के बाद उन्होंने कलिंग राज्य को जीता था। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि मतलब अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कितने दिनों बाद में कलिंग राज्य को आक्रमण किया था? 8 वर्षों के बाद में। कलिंग युद्ध 261 BC में। ये क्वेश्चन भी आया हुआ। कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 261 BC में हुआ था। अशोक और नंदराज के बीच हुआ था। और ये है ना कलिंग युद्ध हुआ था ना, उसका मतलब अभिलेख कौन सा? हातिम को अभिलेख में है ना इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है। लाखों सैनिक मारे गए थे, इसमें 50,000 को बंदी बना लिया गया था। कलिंग की राजधानी कौन सी है? तोसली है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ। कलिंग की राजधानी कौन सी है? तोसली है। अशोक ने ना कई अभिलेख, स्तूपों आदि का निर्माण करवाया। अगर आपको ना वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और है ना जो स्क्रीन पे दिख रहा है ना उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। ठीक है। अशोक द्वारा श्रीनगर व देवनामपाटन शहर बसाया। आजीवन संप्रदाय हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाएं निर्मित किसने करवाई थी? आजीवन संप्रदाय हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाएं निर्मित किसने करवाई थी? अशोक ने करवाई थी। ठीक है। कर्ण, चौपाल, सुदामा, विश्व झोपड़ी, ये 4 गुफाएं किसकी थी? आजीवन संप्रदाय से संबंधित 4 गुफाएं किसने बनवाई थी? अशोक ने बनवाई थी। कर्ण, चौपाल, सुदामा और विश्व झोपड़ी। ठीक है। मौर्य का पतन
मौर्यों का अंतिम राजा कौन था? वृद्धरथ था। ये क्वेश्चन आया हुआ है। मौर्यों का अंतिम राजा कौन था? वृद्धरथ था। ठीक है। मौर्यों के पतन के कारण क्या क्या बताए गए वो इस प्रकार है। मौर्य के अयोग्य उत्तराधिकारी थे। अशोक के अयोग्य उत्तराधिकारी, अशोक के बाद ना वो अयोग्य उत्तराधिकारी पाए गए थे, जिसके कारण मौर्य है ना पतन की ओर बढ़ने लगा। ठीक है। अशोक द्वारा बौद्ध ग्रंथ को अत्यधिक बढ़ावा दिया गया। अशोक है ना जैन, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य तो जैन धर्म को मानता था, अपना लिया था, और है ना अशोक है ना उन्होंने बौद्ध धर्म को अधिक बढ़ावा दिया। तो इस तरफ मतलब धर्मों के अंदर भी वो चलने लगी, जिसके कारण नहीं हो पाया उनका। ठीक है। आगे पतन की ओर बढ़ने लगा मौर्य साम्राज्य। वित्तीय संकट भी आ गया था। उत्तराधिकारी द्वारा दमनकारी नीति अपना ली गई थी। अशोक के अभिलेख इस प्रकार अशोक ने है ना अपने मतलब साम्राज्य का विस्तार, मतलब लोग उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जाने, आगे आने वाली पीढ़ी, तो उन्होंने ने अपने साम्राज्य के बारे में अभिलेख लिखवाए थे। तो वो इस प्रकार है। अभिलेख वह लिखित साधन जिससे हमें कई जानकारी मिले। वृहद शिलालेख, लघु शिलालेख और वृहद स्तंभ लेख, लघु स्तंभ लेख, गुहा लेख। ठीक है। ये 5 थे जो अशोक ने लिखवाए थे। वृहद शिलालेख, लघु शिलालेख, वृहद स्तंभ लेख, लघु स्तंभ लेख, गुहा शिलालेख। तो इस प्रकार थे। अभिलेखों की भाषा कौन सी थी? प्राकृत भाषा थी। मतलब अशोक ने जो अभिलेख लिखवाए थे ना, उनकी भाषा कौन सी थी? प्राकृत भाषा थी। लिपि कौन सी थी? ब्राह्मी थी। ठीक है। अशोक के अभिलेखों की भाषा कौन सी थी? ब्राह्मी भाषा थी। अशोक के अभिलेखों की खोज 1750 ईस्वी में पांद्रे डिफेनथेलस द्वारा की गई थी। ये क्वेश्चन आया हुआ है। अशोक के अभिलेखों की खोज किसने की थी? अशोक के अभिलेखों की खोज 1750 ईस्वी में पांद्रे डिफेनथेलस ने की थी। अशोक के अभिलेखों के सर्वप्रथम पढ़ने वाला व्यक्ति कौन था? जेम्स प्रिंसेप था, जिसने 1837 ईस्वी में पढ़ा था। इसको ध्यान से पढ़ के याद रखना है कि अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाला इंसान तो कौन था? जेम्स प्रिंसेप था 1837 में। और खोजने वाला कौन था? डिफेनथेलस था जो 1750 ईस्वी में खोजा था। इसको अलग अलग याद रखना। ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं। पहली बार पढ़ा गया अभिलेख कौन सा था? अशोक का पहली बार पढ़ा गया अभिलेख कौन सा? दिल्ली टोपरा अभिलेख था। ठीक है। अशोक के वृहद शिलालेख 8 स्थानों पर है ना अशोक के वृहद शिलालेख पाए गए थे। ठीक है। शहबाजगढ़ी जो कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। अशोक के वृहद शिलालेखों में 8 स्थानों पर 14 वृहद शिलालेख पाए गए थे। जो शहबाजगढ़ी है ना जो पाकिस्तान में है। ठीक है। मानसेरा पाकिस्तान में, कालसी उत्तराखंड में है। ये सीधे सीधे क्वेश्चन आए हैं अशोक के, है ना। मतलब जोगढ़ अभिलेख कहाँ पे है? उड़ीसा में। सोपरा अभिलेख कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। एरीगुडी अभिलेख कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। गिरनार अभिलेख कहाँ पे है? गुजरात में है। और धौली उड़ीसा में है। ठीक है। सीधे सीधे क्वेश्चन आए हुए हैं। शहबाजगढ़ी का मतलब अभिलेख कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। मानसेरा का कहाँ पे? पाकिस्तान में है। ऐसे कौन से क्वेश्चन ये भी आ सकता है? शहबाजगढ़ी और मानसेरा कौन से देश में है? पाकिस्तान में। ठीक है। और कालसी कहाँ पे? उत्तराखंड में। जोगढ़ कहाँ पे है? उड़ीसा में। सोपरा महाराष्ट्र में है। और एरीगुडी आंध्र प्रदेश में। गिरनार गुजरात में है। धौली उड़ीसा में है। जो है ना खरोष्टी अभिलेख कौन कौन से हैं? शहबाजगढ़ी और मानसेरा ये कौन से हैं? खरोष्टी अभिलेख हैं। और ब्राह्मी अभिलेख कौन से हैं? जो बाकी बच गए हैं कालसी, जोगढ़ और सोपरा, एरीगुडी, गिरनार और धौली, ये कौन से हैं? ब्राह्मी अभिलेख हैं, जो आपको अलग अलग याद रखने हैं। ठीक है। इनके अभिलेख खरोष्टी है और ये ब्राह्मी अभिलेख है। ठीक है। किस अभिलेख ने अशोक को अपनी जनता प्रजा का संतान बताया है? मतलब अपने आप को ना जनता और प्रजा का संतान कौन सा अभिलेख ने अशोक ने अपने आप को बताया? प्रथम अभिलेख में है ना जो प्रथम अशोक का शिलालेख था ना, उसमें अशोक ने ना अपने आप को है ना मतलब जनता का संतान बताया कि मैं जनता का संतान हूँ। तो ये प्रथम अभिलेख में, प्रथम शिलालेख में उसने बता दिया था। ठीक है। असोम में अशोक के अभिलेख प्राप्त नहीं हुए। ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पे अशोक के एक भी अभिलेख प्राप्त नहीं हुआ है? असोम में अशोक के एक भी अभिलेख प्राप्त नहीं हुआ। महास्थान महागोरा अभिलेख, यहाँ अन्न भंडार की जानकारी मिलती है। ठीक है। तो इस प्रकार हमारा जो मेन जानकारी है ना वो तो कंप्लीट हो जाती है। जिसका हमने एक पार्ट तो आज हमने कंप्लीट कर लिया है, लेकिन आगे का जो पार्ट है ना जो मौर्य प्रशासन के मतलब उनमें कौन सी मंत्री, उनका राजा को क्या कहा, रानी को क्या कहा गया है, उनके जो वित्त मंत्री है उसको क्या क्या नाम दिया गया, उनकी भूमि कौन कौन सी थी, वो हम अगले पार्ट में करेंगे। ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हुआ तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। और है ना स्क्रीनशॉट लेके रखना, बाद में आपको याद करने में आसानी होगी ताकि भूल नहीं जाओ। ठीक है। और
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना, ताकि और लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे कि वे ऐसा भी चैनल है जहाँ पे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन शॉर्ट वीडियो में दी जा रही है। आपको और कहीं पे नहीं मिलेगा इतनी सारी जानकारी एक शॉर्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, 10-15 मिनट के अंदर इतनी सारी जानकारी आपको दी जा रही है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक ज़रूर करना। ठीक है, धन्यवाद। बाकी का पार्ट हम कल करेंगे।